ये वीडियो साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 का पार्ट 1 है और यह चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप्स, साइजेस एंड टेक्सचर्स। तो जब हम लोग अपने आजू बाजू बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उनका डिफरेंट शेप होता है, साइज होता है, टेक्सचर्स होता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल। तो एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ इस यूनिवर्स का मटेरियल से बना हुआ है। विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, जिसे साइंटिस्ट मैटर कहते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, ईच थिंग इज मैटर। प्रत्येक चीज़ मैटर है। तो अब आइए हम देखते हैं इस मैटर का क्या परिभाषा है। तो यहाँ से सबसे पहले प्रश्न यही उठता है, व्हाट इज मैटर। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स mentioned above occupy space that is volume and have mass। तो हम लोगों ने ऊपर जितने भी चीज़ों को देखा तो हम लोग देखते हैं कि उनमें कुछ वॉल्यूम होता है। इसका मतलब है कि वे कुछ जगह को घेरते हैं। दे ऑक्यूपाई सम स्पेस, वे कुछ स्पेस को घेरते हैं और उनमें कुछ मास होता है। तो इसे ही हम मैटर कहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा हुआ, व्हाट इज मैटर। तो इसका आंसर कर सकते हैं, ऑल द थिंग्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास आर कॉल्ड एज मैटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ वॉल्यूम पर एक स्टार दिया गया है, तो इसको नीचे बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है वॉल्यूम का एसआई यूनिट। द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या होता है, क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब। एसआई यूनिट क्या है, एक इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम है। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर। कॉमन यूनिट क्या है इसको मेजर करने का, लीटर। तो आप देख सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, या फिर 1 लीटर को 1000 ml भी लिख सकते हैं, या 1 ml को हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब से भी दिखा सकते हैं। तो इस यूनिट को आप याद कर सकते हैं। इसका उपयोग मैथ्स में बहुत ज़्यादा होता है, साइंस में भी आप इसका उपयोग देखेंगे। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। तो प्राचीन समय से ही ह्यूमन बीइंग अपने सराउंडिंग को अंडरस्टैंड करने का, समझने का कोशिश कर रहे हैं। अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। अर्ली इंडियन फिलोसफर ने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में बांटा था। द पंच तत्व, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पंच तत्व, जो कि क्या है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements। तो इंडियन फिलोसफर्स के अनुसार दुनिया में जितने भी लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है, इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और एंशियंट ग्रीक में भी कुछ इसी प्रकार का क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखा जाता है। Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical property and chemical nature। तो आप देखें कि मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को 2 प्रकार से डिवाइड किया है, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आता है कि मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने मैटर को किस प्रकार से क्लासीफाई किया है। तो 2 बेसिस पे क्लासीफाई किया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। तो यहाँ हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर मैटर को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है वह देखेंगे। इसके बाद का हमारा टॉपिक आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हम लोग सबसे पहला देखेंगे, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स प्रिवेलिंग रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर।
तो बहुत पहले से ही दो स्कूल ऑफ थॉट है, दो प्रकार के थॉट्स प्रचलित हैं अबाउट मैटर, कि मैटर किस प्रकार से बना हुआ है, किन चीज़ों से बना हुआ है। वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। एक स्कूल कहता है, स्कूल मतलब यहाँ विद्यालय नहीं हुआ, यह एक ग्रुप ऑफ पीपुल हो गए जो कि एक थॉट बता रहे हैं आपको। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि मैटर जो है एक कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर नहीं बना हुआ होता है। वेयर एज द अदर थॉट ऑफ मैटर वाज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। तो और दूसरा थॉट यह कहता है कि ये जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जैसे कि सैंड। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। तो हम लोग एक यहाँ पर एक्टिविटी करेंगे और उससे डिसाइड करेंगे कि आखिर ये मैटर एक ब्लॉक है, ब्लॉक की तरह होता है या छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो आप देख सकते हैं इस एक्टिविटी को। टेक 100 ml बीकर, एक 100 ml बीकर लेना है और उसको आधे तक पानी से भर देना है और उसमें आपको चम्मच से कुछ साल्ट या शुगर उसमें डालना है और उसको फिर हिलाना है या फिर घुमाना है, अच्छी तरीके से उसको मिलाना है। फिर आपको उसको ऑब्जर्वेशन को देखना है। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द साल्ट। तो आप देखें कि साल्ट उसमें पूरी तरीक़ा से घुल मिल गया है। वेयर डज इट डिसअपियर, तो यह कहाँ चला गया, यह एक प्रश्न उठता है कि साल्ट इसमें घुल गया तो यह गया कहाँ। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंजेस, तो आप यदि कुछ अमाउंट में यहाँ साल्ट मिला है, 1 चम्मच आधा चम्मच, तो आप देखेंगे कि इससे वाटर का लेवल नहीं बढ़ता है। तो यदि वाटर का लेवल बढ़ता नहीं है तो ये साल्ट गया फिर कहाँ। In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particle. तो इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको यह दिमाग में रखना होगा कि मैटर किस चीज़ का बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल का बना होता है। What was there in the spoon? स्पून में जो था साल्ट या फिर शुगर has now spread throughout the water. वह क्या हो गया, वाटर में पूरी तरीके से घुल मिल गया। अब देखेंगे कि वाटर का लेवल बढ़ता नहीं है। यह इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये वाटर क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। तो ये जो चीनी है या फिर ये साल्ट है, वह इसी इंटरमॉलिकुलर जो स्पेसेस होते हैं उसी में यह जाके कहीं ना कहीं घुल मिल जाता है। इस कारण से इस वाटर का लेवल नहीं बढ़ता है। इसके पहले में हम लोग पढ़ रहे थे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर पार्टिकल से मिलके बना होता है। इसके लिए हम लोगों ने एक एक्टिविटी किया था। इस एक्टिविटी में हम लोगों ने पानी में नमक के कुछ पार्टिकल को घोला था। तो वहाँ से एक प्रश्न उठा था, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर का लेवल चेंज होता है। तो आंसर था नहीं। तो एक और क्वेश्चन आया था, वाई डज द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज, वाटर का लेवल चेंज क्यों नहीं होता। इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, when we dissolve salt in water the particles of salt get into the spaces between particles of water। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो वाटर है वह भी पार्टिकल से मिलके बना होता है, जबकि ये साल्ट है वह भी पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो जब वाटर में साल्ट को घोला जाता है तो ये जो साल्ट है वह वाटर के पार्टिकल के बीच में घुल मिल जाता है। यही वह कारण है जिसके कारण वाटर का लेवल चेंज नहीं होता है। तो आप इस आंसर को यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हम लोगों ने अब पढ़ लिया कि मैटर पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। तो अब हम लोगों को देखना है कि यह पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक्टिविटी दिखाया गया है, टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के लेने हैं जो कि आपको लेबोरेटरी में आसानी से मिल जाएगा। डिज़ोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर, और इसको 100 ml ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करना है। तो आप देख सकते हैं ये 100 ml वाटर लिया गया है और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल को डाला गया है और डिज़ोल्व किया गया है। तो आप इसका कलर भी देख सकते हैं, इस प्रकार का कलर आता है। फिर क्या करना है, इस सॉल्यूशन में से 10 ml आपको निकाल लेना है और फिर 90 ml वाटर अलग से आपको रखना है और इस 10 ml को इस 90 ml वाटर में डालना है। तो आप देखेंगे कि वापस ये 100 ml हो गया और इसका कलर फिर से आ जाता है। कुछ हल्का कलर होता है
लेकिन ये पोटेशियम परमैंगनेट इसमें भी आ जाता है। वापस इस प्रक्रिया को आपको बार बार दोहराना है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। इस प्रयोग को करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक छोटे से क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को लेने पर और इस प्रकार से उसको एक्टिविटी करने पर आप देखेंगे कि एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर कलर हो सकता है। तो यही बात यहाँ पर लिखा गया है, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को यह कलर कर सकता है। तो यह कैसे संभव है? जैसे कि आप देख सकते हैं यह 1000 लीटर लिखा हुआ है। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो यह इसलिए संभव होगा क्योंकि ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का छोटा सा क्रिस्टल होगा वह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा और इसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल होंगे जिनको पानी में घोलने पर ये अलग हो जाते हैं। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। तो आप देख सकते हैं जैसे ही इस क्रिस्टल को पानी में डाला जाता है तो ये पार्टिकल्स अलग होना शुरू हो जाते हैं। Ultimately a stage is reached when the particles cannot divide further into smaller particle। और इसके बाद एक स्टेज आएगा जब ये पार्टिकल्स आगे की ओर नहीं डिवाइड होंगे। द पार्टिकल्स कैन नॉट डिवाइड फर्दर इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। आगे ये पार्टिकल डिवाइड नहीं हो पाएंगे। तो इससे क्या हम लोग कंक्लूज़न निकालते हैं? इससे कंक्लूज़न निकालते हैं कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टीड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसी प्रोसेस को हम लोग डेटॉल से भी कर सकते हैं। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। तो आप बहुत बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि डेटॉल का कुछ न कुछ गंध, कुछ अंश रह जाता है। डाइल्यूशन, यहाँ डाइल्यूशन का मतलब होता है पतला करना। तो आप देख सकते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। इस एक्टिविटी से हम लोगों को यह बात पता चलती है कि मैटर के जो पार्टिकल हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं। दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। तो वो हमारे इमेजिनेशन के परे हैं, वे इतने छोटे होते हैं। तो अभी हम लोगों ने मैटर के बारे में 2 बात जाना। पहला, मैटर पार्टिकल से मिलके बना होता है और दूसरा, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। तो अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब मैटर का ये जो पार्टिकल है उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं। ये सबसे पहला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो ये जो मैटर के पार्टिकल हैं इनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। इन एक्टिविटी 1.1.2 वी saw that particles of sugar, salt, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट got evenly डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। तभी तक जितना भी हम लोगों ने प्रयोग किया, चाहे वह साल्ट का हो, शुगर का हो, डेटॉल का हो, हम लोगों ने देखा कि यह इवेनली पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमोनेड, नींबू का शरबत, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ द अदर। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एक प्रकार का जो पार्टिकल है वह दूसरे प्रकार के पार्टिकल में मौजूद स्पेस के बीच में डिसॉल्व हो जाता है। दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो यह क्या शो करता है कि पार्टिकल के बीच में काफ़ी स्पेस होता है। तो अभी हम और पार्टिकल ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। यहाँ पर एक और कैरेक्टरिस्टिक को दिखाया गया है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वे कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। तो इसके लिए एक्टिविटी यहाँ पर किया गया है, चलिए हम लोग देखते हैं। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास।
तो एक बिना जला हुआ अगरबत्ती आपको आपके क्लास के कॉर्नर में रखना है। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट टू सो एज टू गेट इट्स स्मेल। तो आप देखेंगे कि आपको इसके बहुत करीब जाना पड़ेगा यदि आपको इसके स्मेल को सूंघना है, लेकिन अब आपको क्या करना है, इसे आपको जला देना है। तो आप क्या देखेंगे, व्हाट हैपेंस, तो आप क्या देखेंगे, क्या होता है। डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस, क्या आप दूर से भी उसके गंध को महसूस कर सकते हैं। हाँ, तो यह क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप इस इंसेंस स्टिक को जलाते हैं तो इसके पार्टिकल, ये जो धुआं के रूप में निकलता है, वह आप तक भी आता है। इसका मतलब यह मूव कर सकता है। यहाँ पर एक्टिविटी 1.4 आपको करना है। टेक 2 ग्लासेस, 2 ग्लास लेना है या बीकर लेना है जिसमें आधा तक पानी भरा हुआ है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। तो पहले बीकर में आपको क्या करना है, लाल कलर का या ब्लू कलर का कोई इंक को डाल देना है जिसमें पानी भरा हुआ था, और दूसरे बीकर में क्या करना है, आपको हनी को डालना है। लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास, इसको कुछ समय के लिए छोड़ देना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट डू ऑब्जर्व ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपने इंक का ड्रॉप डाला पानी में तो वह फैलना शुरू करेगा, उसके पार्टिकल जो है वह मूव करना शुरू करेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी, लेकिन हनी में तुरंत ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाउ मैनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम तो जरूर लगेगा इस इंक को उस वाटर में पूरे फैलने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह भी वही प्रॉपर्टी शो कर रहा है, पार्टिकल ऑफ मैटर मूव कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं एक्टिविटी 1.5, यहां पर आपको क्या करना है, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। तो आपको 2 बीकर लेना है या फिर 2 ग्लास लेना है, एक में आपको गर्म पानी रखना है, एक में ठंडा पानी रखना है, और उसमें क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट को आपको डालना है। तो आप क्या देखेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, व्हाट हैपेंस एज टाइम पासेस, व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर, वाई और वाई नॉट। तो आप देखेंगे कि जैसे आपने क्रिस्टल डाला तो आप 2 जगह इस क्रिस्टल का आपने यूज़ किया, एक था ठंडा पानी और एक था गर्म पानी। तो आप देखेंगे कि गर्म पानी में इसके मिक्सिंग का जो रेट है वह ज़्यादा होता है, लेकिन ठंडे पानी में इसके मिक्सिंग का रेट क्या होता है, कम होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, इसी से एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आप देखेंगे कि ये सारे जो हम लोगों ने एक्टिविटीज़ किए यह क्या बताते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल हैं वो मूव कर सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे पजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। तो अब बात आ गई काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव करते हैं क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहां पर एक प्रश्न आपका आएगा कि पार्टिकल ऑफ मैटर क्यों मूव करते हैं, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी होता है। एज द टेम्परेचर राइजेस particles move faster, so we can say that with increase in temperature the kinetic energy of the particle also increases। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था अभी एक एक्टिविटी में कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये घुलनशीलता बढ़ती है, यानी कि पार्टिकल जल्दी से घुल जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा इसलिए हो रहा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता है। तो यह प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा।
आगे हम लोग देखते हैं, इन द एबव 3 एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर. They do so by getting into the spaces between the particles. तो हम लोगों ने देखा कि अभी जो पार्टिकल्स को हम लोगों ने घुलाया था, छोड़ा था, तो स्वयं से ही इसमें घुल जाते हैं. आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता. They do so by getting into the spaces between the particle. और वे ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वे जो दूसरे पार्टिकल हैं उनको घुलाया जाता है, उनके बीच में कुछ स्पेस रहता है. तो जो नए पार्टिकल को इनमें घुलाया जाता है तो इनके बीच के इंटरमॉलिकुलर स्पेस में वे घुल मिल जाते हैं. दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी एनर्जी का हम लोगों ने उपयोग नहीं किया. तो इस प्रकार के इंटरमिक्सिंग को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं. दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, वे स्वयं से ही ऐसा हो रहा है. आपको एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं है. इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन. तो यहां से भी एक प्रश्न आपका आता है एग्जाम में, व्हाट इज डिफ्यूजन? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर. अच्छा, आप देखेंगे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर बोल रहा है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर क्या हो गया? अलग अलग प्रकार के मैटर. ये फिजिकली भी डिफरेंट हो सकते हैं, केमिकली भी डिफरेंट हो सकते हैं. जैसे कि हम लोगों ने क्रिस्टल लिया था पोटेशियम परमैंगनेट का, तो ये सॉलिड स्टेट में था, और उसको हम लोगों ने वाटर में घुलाया था तो ये लिक्विड स्टेट में था. तो सॉलिड का लिक्विड से क्या हो गया? इंटरमिक्सिंग हो गया. साथ ही साथ केमिकली आप देख सकते हैं ये अलग केमिकल है और ये भी क्या होता है? अलग केमिकल है. वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर. इसके बाद हम लोगों ने एक और पॉइंट देख लिया था कि यदि आप हीट देंगे इसको, एनर्जी देंगे इसको, तो यह डिफ्यूजन का रेट क्या हो रहा था? फास्टर हो रहा था. वाई डज दिस हैपन? इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे जैसे आप हीट करेंगे, इसको एनर्जी देंगे, तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण ये जो घुलने का शक्ति है वह बढ़ जाएगा, और यह रेट क्या हो जाता है? फास्टर हो जाता है. इसके बाद एक और नया प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टिकल ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक को, तो अब एक नया कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग पढ़ेंगे. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. तो जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो आइए अब हम देखते हैं कि वो एक दूसरे को किस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं. उसके लिए आपको बहुत सारे एक्टिविटीज़ यहाँ दिखाए गए हैं, उन्हें हमें पढ़ना है. तो सबसे पहला है एक्टिविटी 1.6, प्ले दिस गेम इन द फील्ड. यह एक गेम है जिसे फील्ड में खेलना है. मेक 4 ग्रुप्स, 4 ग्रुप बनाने हैं, बच्चों के 4 ग्रुप बनाने हैं, एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड. और जैसे जैसे इस एक्टिविटी में बताया गया है उस प्रकार से आपको ह्यूमन चेन्स बनाने हैं. तो फर्स्ट ग्रुप में बच्चों को इस प्रकार से पकड़ना है, जैसे कि आप बिहू में देखे होंगे, बिहू का आपने डांस देखा होगा, उस प्रकार से पकड़ना है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं. मतलब बहुत मजबूती से पकड़ना है. दूसरे ग्रुप के बच्चों को सिर्फ हाथ को पकड़ना है, एक दूसरे के हाथ को पकड़ना है और एक ह्यूमन चेन बनाना है. जबकि तीसरे ग्रुप के बच्चों को सिर्फ एक दूसरे को टच करना है और कुछ नहीं. इस प्रकार से 3 ह्यूमन चेन आपने बनाया. अब चौथे ग्रुप को क्या करना है? इस ह्यूमन चेन को तोड़ना है. तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा ह्यूमन चेन आसानी से टूट जाएगा? तो वह ह्यूमन चेन आसानी से टूट जाएगा जो कि अच्छे से एक दूसरे को जिन्होंने पकड़ा हुआ नहीं था. जबकि आप देखेंगे कि ये जो बिहू वाला जो पोज बनाया था कुछ बच्चों ने, उसे तोड़ना आसान नहीं होगा.
इफ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, यदि हम प्रत्येक स्टूडेंट को पार्टिकल ऑफ मैटर समझें, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। तो आप देखेंगे कि जो बीहू वाला पोज था उसमें जो पार्टिकल है या फिर स्टूडेंट हैं वे एक दूसरे को मैक्सिमम फोर्स से पकड़े हुए हैं। अब हम लोग एक्टिविटी एक और करेंगे 1.7। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। 3 अलग अलग मटेरियल आपको लेना है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग एंड स्ट्रेचिंग। और आपको इसको तोड़ने का प्रयास करना है। आप हैमर से इसको मार सकते हैं, काट सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। फिर आपको देखना है इन विच ऑफ द एबव 3 सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विथ ग्रेटर फोर्स। तो आप देखेंगे कि यह जो आयरन है, आयरन का जो सब्सटेंस है, जो नेल है, उसे तोड़ना आसान नहीं है, उसे ब्रेक करना आसान नहीं है, उसे काटना आसान नहीं है, उसे स्ट्रेच करना आसान नहीं है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फोर्स से जुड़े हुए हैं। जबकि आप देखेंगे कि चॉक है, उसको आसानी से आप ब्रेक कर सकते हैं, उसको आसानी से आप काट सकते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे को मजबूती से पकड़े हुए नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती हैं कि मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इसके बाद एक और एक्टिविटी आपको यहाँ करना है। ओपन अ वाटर टैप, पानी का एक नल को खोलना है। ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विथ योर फिंगर्स। तो आपका पानी का जो धार निकलेगा उसको अपने उंगलियों से तोड़ना है। वेयर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर, माफ करिएगा, वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर। क्या आप अपने उंगलियों से इस स्ट्रीम को काटने में सक्षम थे? तो क्या आप इन्हीं उंगलियों का प्रयोग करके एक आयरन को काट सकते हैं? नहीं। What could be the reason behind the stream of water remaining together? तो आप देखेंगे कि जब आपने उंगलियों से इस स्ट्रीम ऑफ वाटर को काटा होगा तो उसके बाद अगेन उसी प्रकार से एक धार आपको देखने को मिला होगा। तो फिर यह धार वापस कैसे आया? तो उसका आंसर भी यही है कि ये जो मैटर है उसके पार्टिकल एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। द एबव 3 एक्टिविटीज, जो हम लोगों ने 3 एक्टिविटीज किया, सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। कि ये जो मैटर के पार्टिकल हैं उनके बीच में कोई फोर्स लग रहा होता है। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। और यही वह फोर्स है जो इन पार्टिकल को एक साथ बनाए रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। मैटर के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, सॉलिड पढ़ेंगे, लिक्विड पढ़ेंगे, गैसेस पढ़ेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इनके बीच जो पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसी के कारण ये पदार्थ अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। आप अपने चारों ओर अलग अलग प्रकार के जो मैटर फैले हुए हैं उन्हें देखें। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट, और आप पहचानें कि ये किन स्टेट्स में हैं। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। तो हम लोग देखेंगे कि मैटर जो हमारे चारों ओर हैं वे 3 डिफरेंट स्टेट्स में पाए जाएंगे। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। सबसे अच्छा उदाहरण H2O का। H2O जब आइस के फॉर्म में रहेगा तो यह सॉलिड स्टेट है। जब वाटर के रूप में रहेगा, पानी के रूप में रहेगा तो ये लिक्विड है। और जब ये वेपर के रूप में रहेगा तो ये गैसियस फॉर्म में है। तो आप पहचान सकते हैं अपने आजू बाजू चारों तरफ कि किस प्रकार से ये जो मैटर है हमारे चारों तरफ वो 3 डिफरेंट स्टेट्स में पाया जाता है। These states of matter arise due to the variation in the characteristic of the particles of matter.
तो ये जो 3 स्टेट्स आप देखते हैं मैटर के, वह इसके पार्टिकल पर निर्भर करता है। जिस प्रकार से इसके पार्टिकल एक दूसरे से सजे होते हैं, उस प्रकार का यह स्टेट शो करता है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। तो यहां आप देख सकते हैं एक एक्टिविटी आपको करना है। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ थ्रेड। तो इतने आइटम को आपको लाना है, इसका आपको स्केच बनाना है और एक शेप बनाना है अपनी नोटबुक में। फिर आपको ऑब्जर्व करना है, डू ऑल दीज हैव अ डिफिनिट शेप। क्या इनका एक डिफिनिट शेप है कि यह बदल रहा है? डिस्टिंक्ट बाउंड्री, क्या इनका एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री है कि वह भी चेंज हो रहा है? क्या इनका एक फिक्स वॉल्यूम है कि बढ़ रहा है और घट रहा है? ये आपको देखना है। तो आप देखेंगे कि ये सारी चीजें फिक्स होती हैं, क्योंकि ये जो चीजें आपने लाई हैं वह सॉलिड है। What happens if they are hammered? यदि आप उसको हैमर करते हैं तो क्या होगा? खींचते हैं तो क्या होगा? ड्रॉप गिराते हैं तो क्या होगा? तो आप देखेंगे कि क्या आप इसको हैमर करते हैं तो ये आसानी से, क्या इसका शेप चेंज हो जाता है? क्या नहीं। क्या ये आसानी से आप इसको खींच सकते हैं सॉलिड्स को? नहीं। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? क्या इनको आप एक बॉल में रखेंगे तो ये एक दूसरे से घुल मिल जाएंगे? क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम? और आप उनको बल लगा के, फोर्स लगा के कंप्रेस करने का कोशिश करिए, तो आपके पास जो सॉलिड है क्या वो आसानी से कंप्रेस हो जाएगा? नहीं। ये क्या शो कर रहा है कि यदि ये कंप्रेस नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये रिजिड है। इसके जो पार्टिकल्स हैं वे अपनी जगह पे फिक्स हैं, वे उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऑल द एबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड। तो मैंने आपको बताया, आपने जितने आर्टिकल्स लिए थे वो सब सॉलिड के उदाहरण हैं। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डिफिनिट शेप। इनके एक डिफिनिट शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब इनको आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सकता। तो आप देख सकते हैं ये सारे सॉलिड के गुण हैं। तो इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि सॉलिड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उनको यहां दिखाया गया है। तो एग्जाम में यदि यह प्रश्न पूछा जाए तो आप इसका आंसर यहां से लिख सकते हैं। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। सॉलिड का क्या टेंडेंसी होता है? वो अपने शेप को मेंटेन करके रखता है। यदि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर काम करता है तो सॉलिड उससे बचना चाहता है और अपने शेप को बनाए रखना चाहता है। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स। सॉलिड पे यदि आप ज़्यादा फोर्स लगाएं तो वो टूट सकता है, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर रिजिड। लेकिन उनका शेप को आसानी से चेंज कर दिया जाए ऐसा संभव नहीं है, इसलिए हम लोग सॉलिड को क्या मानते हैं? रिजिड मानते हैं। तो देखा आपने सॉलिड के कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक को यहां दिखाया गया है। तो यहां से एक प्रश्न होता है कि सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक को आप लिखें। तो आप देख सकते हैं दे हैव डिफिनिट शेप, उनका एक डिफिनिट शेप होता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होता है, वे रिजिड होते हैं। ये सारे गुण आप लिख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि आप अपने डेली लाइफ में देखते हैं, तो वे क्या सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैस हैं? जरा हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहां पर आपको 3 उदाहरण दिया हुआ है। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड? कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग? आप रबर बैंड लेंगे तो उसको खींचने पे वह लंबा हो जाएगा, लेकिन वापस उसका फोर्स आप हटाएंगे तो वह वापस अपने शेप में आएगा। तो आप इसे क्या मानेंगे? सॉलिड मानेंगे? हाँ, ये भी सॉलिड ही है। ये आगे वर्णन किया हुआ है कि क्यों इसको सॉलिड मानेंगे। व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट? शुगर और साल्ट को हम लोग जिस डब्बे में रखेंगे उसके आकृति का हो जाएगा, तो क्या इसे आप सॉलिड मानेंगे? जी हाँ, ये भी साल्ट और शुगर भी क्या है? सॉलिड ही है। तो क्यों इनको हम लोग सॉलिड मानेंगे? इसका आंसर भी आपको आगे दिया हुआ है।
व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज, स्पॉन्ज को आप क्या मानेंगे, सॉलिड मानेंगे या नहीं मानेंगे, इसका आंसर भी आपको मिलेगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्या क्या आंसर, इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है। लेकिन मैं एक बताता हूं आपको, एक ऐसा पदार्थ जिसको आप मानते हैं सॉलिड लेकिन सॉलिड नहीं होता, जो ग्लास पेन का यूज होता है, शीशा, शीशा का ग्लास आप देखेंगे तो देखें कि ओल्ड बिल्डिंग में ये जो शीशा लगा होता है उसके वह जो शीशा है नीचे की ओर मोटा हो जाता है। तो इस शीशा को आप क्या मानेंगे, सॉलिड मानेंगे, लिक्विड मानेंगे या फिर क्या मानेंगे, गैस। तो जब क्लास 12 में आप जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि इन्हें हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। ठीक है, तो ये आप क्लास 12 में जाएंगे तब इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे, अभी समझना उतना आसान नहीं है। चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर आते हैं। ऑल द एबव आर सॉलिड, तो यहाँ जो बातें यहाँ बताई गई हैं ABC के रूप में, ये सभी सॉलिड ही हैं। क्यों है देखिए, अब एक एक के बारे में यहाँ बताया गया है। A rubber band changes shape under force and regain the same shape when the force is removed। तो आप देखेंगे कि जब फोर्स लगाया जाता है इस रबर बैंड पर तो यह स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन जैसे ही इस फोर्स को हटाया जाता है यह वापस उसी शेप में आ जाता है, इसलिए इसे हम लोग सॉलिड मानते हैं। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और साल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड। तो आप देखेंगे कि ये जो शुगर है, यह साल्ट है, वह क्रिस्टल के रूप में मिलता है और उसका शेप भी क्या होता है, फिक्स होता है। इस कारण से इसे भी हम लोग क्या मानते हैं, सॉलिड मानते हैं। ए स्पॉन्ज हैज माइन्यूट होल्स, स्पॉन्ज में क्या होगा, माइन्यूट होल होगा, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिसमें एयर अंदर में होता है। वेन वी प्रेस, जब हम लोग ऊपर से फोर्स लगाते हैं और इसे प्रेस करते हैं, द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, तो एयर बाहर की ओर निकल जाएगा। एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, और जिसके कारण हम लोग इसको कंप्रेस कर पाते हैं, लेकिन वापस यह उसी शेप में भी आ जाएगा। तो यह क्या प्रूव करता है कि यह भी क्या है, एक सॉलिड है। तो इस प्रकार से हमने देखा सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक को। इसके पहले हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना शुरू किया था, उसमें हम लोगों ने सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। तो इसके लिए एक एक्टिविटी दिया गया है, कलेक्ट द फॉलोइंग, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, ये सब आपको कलेक्ट करना है। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप, आपको ये अलग अलग डिफरेंट प्रकार के कंटेनर्स लेने हैं। पुट अ 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स, अलग अलग प्रकार के कंटेनर आपको लेने हैं, कुछ लंबे लेने हैं, कुछ इस प्रकार के फैले हुए लेने हैं, लेकिन आपको 50 ml मार्क यहाँ लगा देना है। जैसे आप देखें कि यदि ये लंबा कंटेनर है तो 50 ml कुछ यहाँ तक आएगा, लेकिन यह इस प्रकार से फ्लैट है तो 50 ml कुछ यहाँ तक आएगा। और ये 50 ml क्या दिखा रहा है, इसका वॉल्यूम दिखा रहा है। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, पुट 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। तो आपको एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है और 50 ml इन सारे पदार्थों का लेना है। What will happen if these liquids are spilt on the floor? तो आप देखेंगे कि यदि यह लिक्विड फ्लोर पर गिर जाता है, छलक कर गिर जाता है, तो यह पसर जाएगा, पूरा फैल जाएगा। Measure 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers one by one. Does the volume remain the same? तो आपको करना यह है कि एक कंटेनर से इस मटेरियल को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालना है और आपको देखना है कि क्या इसका वॉल्यूम वही रहता है। तो आप देखेंगे कि ये जो 50 ml का आपने मार्क लगाया है तो इसका वॉल्यूम नहीं बदलेगा। यहाँ यह 50 ml है तो यहाँ भी 50 ml ही रहेगा और यहाँ भी 50 ml ही रहेगा। इसका मतलब इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम? लेकिन आप देखेंगे कि जिस प्रकार के कंटेनर में आप इसे डालेंगे इसका शेप वैसा ही हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई कंटेनर इस प्रकार से गोल है तो इस लिक्विड का शेप कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? तो जब आप
एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में लिक्विड को पोर करेंगे, डालेंगे, तो क्या ये आसानी से फ्लो होता है? हाँ, यह आसानी से फ्लो होगा। आप देख सकते हैं अपने एक्टिविटी में। तो आपने देखा इस एक्टिविटी में हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को किया। उन सारे प्रश्नों को एक बार फिर से यहां पर आंसर आप देख सकते हैं। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। तो यहां से आप देख सकते हैं लिक्विड का प्रॉपर्टी भी दिखाया गया है। जबकि एग्जाम में प्रश्न आएगा कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, तो आप इसका आंसर यहां से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप, इसका फिक्स्ड शेप नहीं होता है, लेकिन इसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इसका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स। ये पहला। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। इन लिक्विड को जिस भी कंटेनर में आप रखेंगे उसी का यह शेप ले लेता है। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप। लिक्विड फ्लो करता है और शेप को चेंज करता है। सो दे आर नॉट रिजिड, इस कारण से लिक्विड रिजिड नहीं होता है। तो यह दूसरा पॉइंट था। आप यहाँ एक पॉइंट और देख सकते हैं, लिक्विड फ्लो करता है, इसलिए हम लोग इसे फ्लूइड भी कहते हैं। लिक्विड और गैस फ्लो करता है, जिस कारण लिक्विड और गैस को हम लोग फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। रेफर टू एक्टिविटीज 1.4 and 1.5 where we saw that solids and liquids can diffuse into liquids। तो कुछ प्रयोग हम लोगों ने पहले भी किए हैं, जैसे मान लीजिए नमक का पानी में घोलना या फिर इंक का पानी में घोलना। तो आप देख सकते हैं लिक्विड का लिक्विड में घोलना, सॉलिड का लिक्विड में घोलना, यह संभव है। We saw that solids and liquids can diffuse into liquids। तो सॉलिड और लिक्विड में घुलनशील हो सकते हैं। सभी नहीं घुलनशील होंगे, लेकिन घुलनशील हो सकते हैं। जैसे आप पानी में यदि ऑयल को मिलाएंगे तो वह घुलनशील नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लिक्विड हैं, बहुत सारे ऐसे सॉलिड हैं जो कि लिक्विड में घुलनशील हैं, वो उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे। इसी के साथ द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। तो गैसेस भी वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं। दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। स्पेशली यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बात किया जा रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को किस लिक्विड में आपने घुले अवस्था में देखा है? हाँ, कोका कोला या कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड, कोका कोला क्या हो गया? लिक्विड हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? गैसियस स्टेज में हो गया, गैसियस अवस्था में हो गया। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड कोका कोला या फिर बोलें तो कोल्ड ड्रिंक में घुला हुआ होता है। आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। लेकिन यहां पर कुछ और बात लिखा हुआ है, और यह बात लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्वेटिक एनिमल और प्लांट के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो ये किस रूप में पाए जाते हैं? तो ये वाटर में डिसॉल्व रूप में पाए जाते हैं। वाटर में ऑक्सीजन घुला हुआ अवस्था में रहेगा, CO2 घुला हुआ अवस्था में रहेगा, जिससे कि एक्वेटिक यानी कि जलीय जो एनिमल हैं और प्लांट्स हैं वे जीवित रह सके। क्योंकि जलीय जो जंतु हैं या प्लांट्स हैं उनको भी ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। यहां से एक प्रश्न आता है कि एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से ग्रहण करते हैं? तो आंसर है कि ये वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। ये तो आप जानते हैं कि जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं वह अपने सर्वाइवल के लिए सांस लेते हैं, या फिर कहें कि उनके जीवित रहने के लिए उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। तो यही प्रश्न मैंने आपको बताया था अभी कि एक्वेटिक एनिमल ऑक्सीजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये वाटर में डिसॉल्व्ड जो ऑक्सीजन होता है उससे ही ये ग्रहण करते हैं।
Thus we may conclude that solids, liquids and gases can diffuse into liquid. तो यहाँ से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या फिर गैसेस हैं, वे लिक्विड में घुलनशील होते हैं। सभी तो नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सॉलिड हैं, ऐसे लिक्विड हैं, ऐसे गैसेस हैं जिनको लिक्विड में घुलाया जा सकता है। जैसे उदाहरण मैंने आपको बताया अभी, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। तो ये जो लिक्विड है उसका लिक्विड में घुलना, उसका रेट हायर है सॉलिड के तुलना में। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट in the liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state. तो यहां से आपका एक प्रश्न आ सकता है, why the rate of diffusion of liquids is higher than that of solids? तो इसका आंसर यहां से आप लिख सकते हैं, this is due to the fact that in the liquid state particle move freely. liquid state में particle freely move कर सकते हैं एंड हैव ग्रेटर स्पेस, और उनमें ज़्यादा स्पेस होता है बिटवीन ईच अदर, एक दूसरे पार्टिकल के बीच में ज़्यादा स्पेस होता है एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट की तुलना में। इस कारण से लिक्विड को लिक्विड में आसानी से डिसॉल्व किया जा सकता है, जबकि सॉलिड को लिक्विड में आसानी से डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। तो हम लोग पढ़ रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर, और उसमें अब हम पढ़ने वाले हैं द गैसियस स्टेट के बारे में। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस? क्या आपने कभी एक बलून सेलर को देखा है जो एक छोटे से सिलेंडर से बहुत सारे बलून्स को भरता है? तो यह कैसे संभव है? इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। Ask him which gas does he have in the cylinder. उसके सिलेंडर में कौन सी गैस भरी है, इसके बारे में आप जानकारी लें। इसके बाद एक एक्टिविटी कराया गया है, यह हम लोग देख लेते हैं इस एक्टिविटी को। टेक 300 ml सिरिंज। सिरिंज आपने देखा होगा, 3 आपको सिरिंज लेना है जो कि 100 ml का हो, and close their nozzles by rubber corks as shown in figure 1.4. तो जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया है, आप देख सकते हैं, इसके नोजल को रबर कॉर्क से बंद कर देना है। यही है सिरिंज। इसमें आप देख सकते हैं, इस भाग को हम लोग पिस्टन बोलते हैं। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज। जितने भी सिरिंज आपने लिए हैं उससे पिस्टन को पहले आपको निकाल के रख देना है। Leaving one syringe untouched, fill water in the second and piece of chalk in the third. तो आप देख सकते हैं कि 3 सिरिंज लिया है आपने, एक सिरिंज को आपको एज इट इज छोड़ देना है, दूसरे में आपको वाटर भर देना है, वाटर जो कि लिक्विड हो गया, और तीसरे में पीस ऑफ चॉक, चॉक के टुकड़े भर देना है, जो कि क्या हो गया, सॉलिड। तो आप देखेंगे आपके पास 3 सिरिंज हैं, एक में आपने कुछ भी नहीं भरा तो उसमें क्या हो गया, उसमें गैस हो गया, हवा। दूसरे में वाटर भरा हुआ क्या हो गया, लिक्विड। और तीसरे में आपने चॉक भरा हुआ क्या हो गया, सॉलिड। अब आपको क्या करना है, इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज। पिस्टन को वापस से लगाना है। You may apply some Vaseline on the piston before inserting them into the syringe for their smooth movement. तो आप ये जो सिरिंज है आपके पास, उसमें पिस्टन आसानी से चला जाए, उसके लिए कुछ आप वैसलिन का भी उपयोग कर सकते हैं। नाउ ट्राई टू कंप्रेस। कंप्रेस का मतलब है कि आपको यहाँ से इसे दबाना है और दबा के इसको नीचे की ओर ले जाना है, आपको इसको कंप्रेस करना है। द कॉन्टेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। और प्रत्येक सिरिंज में ऐसा आपको करना है। फिर आपको इन प्रश्नों का जवाब भी देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा। इन विच केस वाज द पिस्टन इजीली पुश्ड इन। किस केस में 3 सिरिंज थे आपके पास, एक में था गैस, दूसरे में था वाटर लिक्विड और तीसरे में था चॉक
सॉलिड। तो किस केस में ये आसानी से कंप्रेस हो जाता है? तो आपने देखा होगा कि गैस के केस में ये आसानी से कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है, नीचे की ओर आ जाता है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन? इन्फर यहाँ एक नया वर्ड है आपके लिए, अनुमान लगाना। आप इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं इस ऑब्जर्वेशन से? तो इन सारे चीज़ों का आंसर आगे के पैराग्राफ में दिया है, तो हम लोग उस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि गैसेस ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं सॉलिड और लिक्विड के तुलना में, मतलब उनको ज़्यादा दबाया जा सकता है, ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। ऐसा क्यों है वह भी आपको आगे पढ़ना होगा। तो यहाँ से एक छोटा सा प्रश्न आ सकता है आपको कि कौन ज़्यादा कंप्रेसिबल है, सॉलिड, लिक्विड या गैस? तो इसका उत्तर क्या हो गया? गैसेस ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये भी आपको कई बार पूछा जाता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड मतलब उसको लिक्विड बनाया गया है, पेट्रोलियम गैस मतलब पेट्रोलियम गैस को लिक्विड बनाया गया है। तो यह कैसे बनाया जाता होगा वह भी आपको पढ़ना है, लेकिन यहाँ तो आपको फुल फॉर्म ही याद कर लेना है, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर्स इज कंप्रेस्ड गैस। तो आप देखेंगे कि आपके घर में एक छोटा सा सिलेंडर होता है, लेकिन उससे पूरे महीने का खाना बन जाता है। तो यह कैसे होता है? क्योंकि इसमें जो गैस भरा होता है वह कंप्रेस्ड फॉर्म में होता है, मतलब इसमें बहुत सारे गैस को भरा जाता है, लेकिन कंप्रेस करके भरा जाता है। इसी प्रकार से जो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन का सप्लाई होता है उसमें भी जो गैस भरे जाते हैं वह कंप्रेस्ड फॉर्म में होते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब यहाँ से आपका दूसरा प्रश्न आ गया, व्हाट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्रेस्ड, कंप्रेस किया हुआ है नेचुरल गैस, इज यूज्ड एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स। व्हीकल्स में सीएनजी का प्रयोग आपने भी सुना होगा। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजिली। तो कंप्रेसिबिलिटी के गुण होने के कारण लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस को एक छोटे से सिलेंडर में भी भरा जा सकता है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है। साथ ही साथ इसका स्टोरेज भी इजी होता है, इसका यूज भी इजी हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया, घर के सिलेंडर में बहुत सारे गैस को एक छोटे से टैंक में भरा जाता है। We come to know of what is being cooked in the kitchen without even entering there. तो एक बात मैं बता दूं, यहां से आपको गैसेस स्टेट में गैसेस के एक गुण के बारे में पता चला, और यह है कंप्रेसिबिलिटी। गैसेस आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वी कम टू नो of what is being cooked in the kitchen without even entering there. आप अभी पढ़ रहे होंगे और आपके किचन में क्या बन रहा है यह आपको पता चल जाता है। तो यह कैसे पता चलता है? तो यह आपको स्मेल से पता चलता है। That reaches our nostril, या फिर जो प्रयोग हम लोगों ने किया था, कहीं आप अगर बत्ती जलाते हैं तो उसका स्मेल आपके पास पहुंच जाता है। यह कैसे होता है? How does this smell reaches us? The particle of the aroma of food mixed with the particle of air sprayed from the kitchen reach us and even farther away. The smell of hot cooked food reaches us in seconds. Compare this with the rate of diffusion of solid and liquids. Due to high speed of particles and large space between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases.
तो यहाँ से तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो गैस हैं बहुत आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूजन पहले भी आपने पढ़ा है, एक प्रकार का पार्टिकल दूसरे प्रकार के पार्टिकल में जो घुल मिल जाता है उसे हम लोगों ने डिफ्यूजन कहा था। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि सॉलिड, लिक्विड, इनका डिफ्यूजन का रेट बहुत कम होता है, जबकि गैस के डिफ्यूजन का रेट ज़्यादा होता है। क्यों? द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज लो। ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर यहाँ पे आपको दिया गया है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ particles and large space between them, gases show the property of diffusing very fast into other gases। तो गैस का डिफ्यूजन दूसरे गैसेस में बहुत फास्ट होता है। ऐसा क्यों? इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि गैस के पार्टिकल बहुत हाई स्पीड में होते हैं और उनके बीच में बहुत लार्ज स्पेस होता है। इसके कारण गैस में डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है। इसका रेट क्या होता है? बहुत फास्ट होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस को लिया गया है और उनके पार्टिकल के अरेंजमेंट को यहाँ दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं सॉलिड भी पार्टिकल का मिलके बना हुआ है, लिक्विड भी पार्टिकल्स का मिलके बना हुआ है और गैसेस भी पार्टिकल्स के मिलके बने हुए हैं। लेकिन इसमें बहुत डिफरेंस है। आप देख सकते हैं सॉलिड में ये जो पार्टिकल है उसका फिक्स पोजीशन है। फिक्स पोजीशन का मतलब ये मूव नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिक्विड में ये पार्टिकल का पोजीशन फिक्स नहीं है। आप देख सकते हैं रेड एरो से दिखाया गया है, ये मूव कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि यह जो है गैस के मॉलिक्यूल हैं, गैस के पार्टिकल हैं, ये रैंडमली मूव करते हैं बहुत हाई स्पीड में। एक और चीज आप यहां देख सकते हैं, इनके बीच में, इन पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर गैप बहुत कम है। यहां पर गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है और यहां देखेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर गैप बहुत बहुत ज़्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर गैप कहने का मतलब ये मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप। इसके बाद एक और पॉइंट यहां आप देख सकते हैं, यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा है। यहां देखें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉडरेट हैं और यहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ही कम हैं। तो यह है सॉलिड, लिक्विड और गैस में अंतर। तीनों एक ही पार्टिकल के मिलके बने हो सकते हैं, लेकिन इनका अवस्था अलग अलग है, स्टेट अलग अलग है, क्योंकि इसमें पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग है। तो यहां पर गैस के संबंध में एक और बात बताया गया है। आप देख सकते हैं ये गैस मॉलिक्यूल है, बलून है और इसमें गैस मॉलिक्यूल भरा हुआ है। तो आप बताएं कि यदि थोड़ा सा गैस आप और इसमें भरते हैं तो क्या हुआ? ये ब्लास्ट कर जाएगा। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? तो आप देखेंगे ऐसा इसलिए होता है कि ये जो पार्टिकल है वह, ये जो बलून में इनको भरा गया है इस गैस पार्टिकल को, तो ये बलून की वाल पर ये प्रेशर लगाते हैं, जिस कारण से हो सकता है कि ये जो बलून का वाल है वह फट जाए। तो ऐसा क्यों होता है? इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। गैसियस पार्टिकल बहुत हाई स्पीड से रैंडमली मूव करते हैं। रैंडमली का मीनिंग हो गया कोई भी डायरेक्शन में इधर उधर मूव करते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर दिखाया गया है। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर। पार्टिकल एक दूसरे को हिट करते हैं। एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में इनको रखा जाता है उसके वॉल को भी हिट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बलून क्या हो गया, गैसेस पार्टिकल के लिए कंटेनर है जिसको ये हिट कर रहे हैं। The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particle per unit area of the walls of the container। तो ये जो प्रेशर, ये जो गैस प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, क्योंकि यह फोर्स एग्जर्ट करता है गैस पार्टिकल
इसके वाल पर, ये जो गैस पार्टिकल है इस कंटेनर के वाल पे एक फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसके कारण यह एक प्रेशर को फील करेगा और हो सकता है बहुत ज़्यादा यदि यह प्रेशर हो तो यह फट भी जाए। तो यहां से आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि गैस प्रेशर एक्सर्ट करता है क्यों, वाई? तो इसका मैंने आंसर बताया, आप उस आंसर को लिख सकते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज कर सकता है? हम लोगों ने मैटर के 3 स्टेट्स को पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब हम देखने वाले हैं कि क्या मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकता है क्या? तो चलिए हम लोग देखते हैं। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, जो मैंने आपको शुरू से ही बताया है, सॉलिड के रूप में, लिक्विड के रूप में और गैस के रूप में। सॉलिड के रूप में आइस होता है, लिक्विड के रूप में वह वाटर होगा और गैस के रूप में वह वाटर वेपर होगा। और ये तीनों चीज पार्टिकल से मिलके बने होते हैं और वह पार्टिकल क्या है? H2O। What happens inside the matter during this change of state? तो क्या होता है कि आइस, वाटर या वाटर वेपर तीनों तो H2O के ही मिलके बने होते हैं, लेकिन कभी वह सॉलिड की अवस्था में होता है, कभी वह लिक्विड की अवस्था में होता है, तो कभी वह गैस की अवस्था में होता है। तो ऐसा क्या बात है? तो इसका आंसर भी हम लोगों ने कुछ समझ लिया है। यह उनके पार्टिकल्स के बीच में जो दूरी है उस पर निर्भर करता है। तो हम लोगों ने देखा था ये सॉलिड पार्टिकल हैं, उनमें इन पार्टिकल्स के बीच की दूरी बहुत कम होती है, ना के बराबर। लिक्विड में कुछ अमाउंट ऑफ ये डिस्टेंस होता है, जबकि गैसेस में ये डिस्टेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है। तो अब हम लोगों को देखना है कि क्या सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस ऐसा कुछ परिवर्तन हो सकता है क्या? What happens to the particles of matter during the change of state? तो ये मैंने आपको बताया अभी तुरंत, पीछे के वीडियो में भी मैंने बताया कि यदि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बनता है तो किस प्रकार से पार्टिकल का पोजीशन चेंज होता है। हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस? तो यह जो चेंज आता है पार्टिकल के बीच में, ये जो दूरियां बढ़ती हैं, या मान लीजिए कि यदि अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो ये दूरियां घटती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? वी नीड आंसर्स टू दिस क्वेश्चन, इजंट इट? तो इन सारे चीज़ों का आंसर हम लोगों को अभी मिलने वाला है। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये स्टेट चेंज, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब ये पदार्थ जाता है तो उसमें क्या टेम्परेचर का भी कोई अफेक्ट होता है? तो यही आपका आ गया पहला पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इसे ही हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके लिए एक्टिविटी किया गया है 1.12, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस। आपको 150 ग्राम ऑफ आइस लेना एक बीकर में, एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टेक्ट विथ द आइस। तो आप देख सकते हैं यह व्यवस्था यहाँ लगाया गया है। यहाँ देख सकते हैं बीकर है, उसमें आइस लिया गया है, थर्मोमीटर को डाला गया है, स्टरर रखा गया है, नीचे से हीट करने का भी व्यवस्था किया गया है। इस फिगर में आइस से वाटर को बनता हुआ दिखाया गया है, जबकि एक और फिगर नीचे की ओर है जिसमें वाटर को वाटर वेपर में चेंज करता हुआ दिखाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ वाटर को वाटर वेपर में, यहाँ देख सकते हैं वाटर है और वाटर को वाटर वेपर में बदलता हुआ यहाँ दिखाया गया इस प्रयोग में। तो आइए देखते हैं इस एक्टिविटी में क्या क्या किया गया है। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम। बीकर को धीरे धीरे क्या करना है? गर्म करना है। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। जब आइस मेल्ट करना शुरू हो जाता है उसका टेम्परेचर को आपको लिखना है, जिसे नीचे भी बताया गया है। नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज कन्वर्टेड इनटू वाटर। आपको वह टेम्परेचर नोट करना है जहां पर आप देखें कि जितना भी आइस है वह वाटर में कन्वर्ट हो चुका है।
Record your observations for this conversion of solid to liquid state. Now put a glass rod in the beaker and heat while stirring till the water start boiling. और दूसरे प्रयोग में आपको एक स्टरर लेना है, एक रॉड लेना है और उस वाटर को हिलाना है और तब तक गर्म करना है जब तक कि वाटर बॉयल होना शुरू ना हो जाए. Keep a careful eye on the thermometer reading till most of the water has vaporized. Record your observations for the conversion of water in the liquid state to the gaseous state. इसको भी आपको रिकॉर्ड करना है. तो यह जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑब्जर्वेशन मिलेंगे. उनमें से बहुत सारे ऑब्जर्वेशन को नीचे दिखाया भी गया है और इन ऑब्जर्वेशन में आप पाएंगे और ऐसा क्यों होता है वह भी यहां बताया गया है. तो चलिए हम लोग देखते हैं. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस. तो यहां पर पहले मैं बता दूं, एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि आखिर ये जो सॉलिड था उसको यदि हीट दिया जाता है तो वह लिक्विड स्टेट में क्यों बदल जाता है. वाई सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट व्हेन हीट इज सप्लाइड इनटू इट. यदि इसमें हीट सप्लाई किया जाता है तो वह लिक्विड स्टेट में क्यों बदल जाता है, उसी का आंसर मैं आपको बता रहा हूं. ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, जैसे आप सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस. सॉलिड के जो पार्टिकल है उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है. ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, और इसके काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने के कारण इसके पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं. द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड. अब देखिए क्या होता है. द एनर्जी सप्लाइड बाय द हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल. अब आप देख सकते हैं सॉलिड में ये जो पार्टिकल हैं वे बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं, जिस कारण से यह सॉलिड स्टेट में होता है. लेकिन जब आप इसको हीट करते हैं तो यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ से हटना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जो हीट का एनर्जी है ये इसको ओवरकम कर देता है. मतलब ये हीट का एनर्जी ज़्यादा होता है और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एनर्जी कम होता है, जिसके कारण ये पार्टिकल एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाते हैं. द पार्टिकल लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन. ये पार्टिकल एक दूसरे से अलग होना शुरू कर जाते हैं और अपने फिक्स्ड पोजीशन से मूव करना शुरू हो जाते हैं. एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली. और इस प्रकार से सॉलिड किस स्टेट में बदल जाता है, लिक्विड स्टेट में. ठीक यही प्रोसेस होता है लिक्विड से गैसेस स्टेट में जब स्टेट चेंज होता है. A stage is reached when the solid melts and is converted to a liquid. और एक स्टेट आएगा जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है. तो यह एक प्रश्न, सॉलिड लिक्विड में बदलता है हीट सप्लाई करने के कारण क्यों, इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं. द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट. तो यहाँ से भी एक प्रश्न आता है आपका, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो आप देख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है. द टेम्परेचर, यह एक टेम्परेचर है एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड, जहाँ पर एक सॉलिड मेल्ट करता है और लिक्विड बन जाता है. एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर को आपको यहाँ ना घटाना है ना ही बढ़ाना है. इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल. जैसे कि आप एक आइस लेंगे, आप एक डायमंड लेंगे, तो देखेंगे कि आइस बहुत कम टेम्परेचर पे पिघलना शुरू हो जाएगा. देख सकते हैं आप, ये मेल्टिंग पॉइंट इसका 0 डिग्री सी है, या फिर बोलेंगे 273 केल्विन है. जबकि डायमंड में यह बहुत ज़्यादा होता है, कई हजार डिग्री सेल्सियस पर यह मेल्ट होना शुरू होता है. तो आप देखेंगे कि
ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आइस में जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, वाटर के जो पार्टिकल हैं, H2 मॉलिक्यूल के पार्टिकल हैं, उनके बीच का अट्रैक्शन क्या है? उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा डायमंड में कार्बन और कार्बन के बीच में यह फोर्स होता है। तो वही यहाँ लिखा गया है, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 K। इस K को हम लोग केल्विन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज इन सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। तो प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग को यहां पर सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, उसे हम लोग फ्यूजन भी कहते हैं। अब आगे का टॉपिक है व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स, जब सॉलिड मेल्ट करता है, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। तो ये हम लोग आगे की ओर डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा केल्विन के बारे में। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन को हम लोग एसआई यूनिट मानते हैं टेम्परेचर का। एसआई यूनिट इंटरनेशनल यूनिट है। 0 डिग्री सी, सी मतलब हो गया सेल्सियस सेंटीग्रेड, यही बोलते हैं। और 273.16 K, इसे हम लोग बोलते हैं केल्विन। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.16 केल्विन, ये आप याद रखेंगे। फॉर कन्वीनियंस वी टेक 0 डिग्री सी इज इक्वल टू 273 K। तो हम लोग ये 0.16 को हटा देते हैं और 0 डिग्री सी को हम लोग 273 के मान लेते हैं आफ्टर राउंडिंग ऑफ द डेसिमल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेल्सियस है, सेल्सियस स्केल है और ये केल्विन स्केल है। मतलब टेम्परेचर को एक स्केल से दूसरे स्केल में बदला जा सकता है। और यहाँ पर एक फॉर्मूला बताया जाता है, उसे मैं आपको बताता हूँ। आप याद कर सकते हैं Kc273 और Kc273 यदि आपको याद होगा तो यह फॉर्मूला आपको याद है, जहाँ से आप केल्विन से सेल्सियस या फिर सेल्सियस से केल्विन में चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर को। तो Kc273 आपको लिख देना है, फिर यहाँ इज इक्वल टू कर देना है और यहाँ प्लस कर देना है। तो K इज इक्वल टू C प्लस 273, यह फॉर्मूला हो गया आपका केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने का या सेल्सियस से केल्विन में चेंज करने का। तो आइए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। इसे आपको समझना होगा और इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। तो चलिए इसको आगे डिस्क्राइब किया गया उसे हम समझते हैं। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग, जब मेल्टिंग का एक्सपेरिमेंट किया जाता है, दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड टिल ऑल द आइस मेल्ट्स। तो आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर है, जब आइस पिघलना शुरू करता है, मेल्ट करना शुरू करता है, और जब तक यह पूरा मेल्ट नहीं हो जाए तब तक यहाँ आप देखेंगे कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। तो ऐसा क्यों? इसे थोड़ा ध्यान से समझिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझना भी थोड़ा मुश्किल होता है। यदि आप आइस को हीट कर रहे हैं, यदि आप आइस को हीट कर रहे हैं और हीट करने पर ये आइस क्या होगा? पिघलना शुरू होगा। तो यदि आइस ये पिघलना शुरू होगा और पिघल के पानी बनने तक आप देखेंगे कि यहाँ कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? जबकि कंटिन्यूअसली आप यहाँ हीट देते जा रहे हैं, हीट देते जा रहे हैं, फिर भी यहाँ टेम्परेचर कोई परिवर्तित नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि थर्मोमीटर में टेम्परेचर राइज नहीं दिखा रहा है। तो ये आखिर ये हीट गया कहाँ? सॉलिड से आप लिक्विड बना रहे हैं और आप लगातार हीट देते जा रहे हैं, लेकिन आपको टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं दिखता है। तो ये हीट जाता कहाँ है? यही है प्रश्न। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड
टिल ऑल द आइस मेल्ट। मेल्टिंग पॉइंट के पहुंचने से आइस के मेल्ट होने तक कोई टेम्परेचर में अंतर नहीं आता है। ऐसा क्यों? जबकि आप लगातार उसको कंटिन्यूअस हीट देते हैं तो वह हीट जाता कहाँ है? दिस हैपेंस इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, दैट इज वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द। तो इसका आंसर आप यहां से देख सकते हैं कि यह हीट कहां जाता है। तो दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो आप देखेंगे कि यह हीट जो है उसके पार्टिकल जो एक दूसरे से एक बॉन्ड से जुड़े हैं, अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हैं, तो यह जो हीट का एनर्जी है उस अट्रैक्शन को तोड़ने में चला जाता है। स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। तो आप देखेंगे ये जो कंटिन्यूअस हीट आप सप्लाई कर रहे हैं फिर भी टेम्परेचर राइज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह जो हीट है, ये जो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको समाप्त करने में यूज में आ जाता है। तो यही है इसका आंसर। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन द टेम्परेचर। तो आप देख सकते हैं कि यह जो हीट एनर्जी है वह आइस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और टेम्परेचर में कोई भी बदलाव आपको नहीं दिखता है। इट इज कंसिडर्ड that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as latent heat। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? latent heat। latent का मतलब होता है छिपा हुआ, गुप्त, और इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं गुप्त उष्मा, जो कि आपको दिखता नहीं है, आपको पता ही नहीं चलता कि यह हीट कहाँ गया, यह उष्मा कहाँ गया। द वर्ड latent मीन्स hidden। latent का मीनिंग क्या हो गया? hidden, गुप्त, छुपा हुआ। The amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। तो यहाँ से एक बहुत ही important प्रश्न आपको आता है और वह है what is latent heat of fusion। फ्यूजन मैंने बता दिया था, मेल्टिंग जो हो रहा था उसे ही हम लोगों ने क्या कहा था? फ्यूजन। तो what is latent heat of fusion? तो इसका आंसर आप यहाँ से याद कर सकते हैं, इसको याद करना होगा आपको। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, वह अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि रिक्वायर होता है 1 kg ऑफ सॉलिड को चेंज करने के लिए, उसको लिक्विड में चेंज करने के लिए, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लैटेंट हीट। एक खास एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सी, या जैसे मैंने आपको बताया इसको 273 केल्विन लिखते हैं, हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। तो आप यहां देखेंगे कि पार्टिकल इन वाटर, वाटर में जो पार्टिकल होंगे उनमें ज्यादा एनर्जी होगा इस टेम्परेचर पे कंपेयरिंग टू आइस एट द सेम टेम्परेचर, क्योंकि यह इसमें गुप्त उष्मा के रूप में यह रहता है जो कि हमें नहीं दिखता है। When we supply heat energy to water, particles start moving even faster at a certain temperature. At a point is reached when the particle have enough energy to break free from the force of attraction of each other। तो यही हम लोगों ने बार बार पढ़ा है कि जैसे जैसे आप हीट देते जाएंगे उसके पार्टिकल उस हीट को एब्जॉर्व करते जाएंगे और वे फ्री होते जाएंगे, उनका अट्रैक्शन फोर्स क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा, जिसके कारण वे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसियस पार्टिकल में बदलना शुरू हो जाएंगे। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैसेस। और इस टेम्परेचर पे ये जो लिक्विड है वह गैस में बदलना शुरू हो जाएंगे। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां से भी एक प्रश्न आता है आपको, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? तो आप देख सकते हैं इसका आंसर यहां लिखा हुआ है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंस का है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो जिस वातावरण में आप इसको करा रहे हैं वहाँ का जो प्रेशर है वही इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना
particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state। तो हम लोगों ने क्या समझा कि पार्टिकल एनर्जी को गेन करता है और एनर्जी को गेन करने के बाद उसका एनर्जी बढ़ जाता है और वह फ्री हो जाता है और फिर गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वही बात लिखा है, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को गेन करते हैं टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट, और वो वेपर स्टेट में गैसेस स्टेट में इस प्रकार से चेंज होते हैं। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 के। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग बोल रहे हैं ये है 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि आप केल्विन में इसको निकाल सकते हैं 373 केल्विन। मैंने आपको बताया है K इज इक्वल टू C प्लस 273, तो आप निकाल सकते हैं सेल्सियस से केल्विन में, केल्विन से सेल्सियस में। कैन यू डिफाइन द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को भी परिभाषित कर सकते हैं, जिस प्रकार से हम लोगों ने लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया था। डू इट इन द सेम वे एज वी हैव डिफाइंड द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पार्टिकल्स इन स्टीम, that is water vapor at 373 K, have more energy than water at the same temperature. This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है आपका कि क्यों ये जो वाटर का वेपर होता है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है और यह हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल होता है बजाय कि गर्म पानी के। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, पार्टिकल्स इन स्टीम। पार्टिकल्स इन स्टीम मतलब वेपर फेज में जो पार्टिकल है, दैट इज वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी, उनमें एनर्जी ज़्यादा होता है देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। क्यों? दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर जो स्टीम के पार्टिकल हैं उनमें एक्स्ट्रा एनर्जी होता है जो कि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के रूप में होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, गैसियस स्टेट है। सॉलिड को जब हीट किया जाएगा तो लिक्विड में आएगा और लिक्विड को जब हीट किया जाएगा तो गैसियस स्टेट में आएगा और इसको वापस कूल करने पर ये गैसियस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आता है। सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग इन द टेम्परेचर। और यही हम लोग का टॉपिक भी था कि क्या चेंज इन टेम्परेचर से स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है? तो हाँ, होता है। वी हैव लर्नड दैट सब्सटेंसेज अराउंड अस चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस, एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो आप देख सकते हैं ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। बट देयर आर सम दैट चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसेस स्टेट एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। लेकिन बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि सॉलिड से डायरेक्ट वह गैसेस स्टेट में बदल जाएगा और गैसेस स्टेट से डायरेक्ट वह सॉलिड स्टेट में बदल जाएगा। तो आइए अब इसे हम लोग देखते हैं। जैसे मैं उदाहरण बता दूं, नेप्थलीन की गोली आपने घर में देखी होगी या ओडोनिल आप बाथरूम में लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि ओडोनिल सॉलिड आप घर में लगाते हैं लेकिन वह गायब हो जाता है। क्या वो लिक्विड में आपने परिवर्तित होते हुए देखा है क्या? नहीं। तो ये डायरेक्ट सॉलिड से क्या होता है, वेपर फेज में आ जाता है। नेप्थलीन की गोली यह भी क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड आप लगाएंगे और देखेंगे कि गायब हो गया, तो यह भी लिक्विड फेज में नहीं आता है। तो यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। तो आइए अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी। तो आप देख सकते हैं इस एक्टिविटी को, टेक सम कैम्फर, कुछ कपूर लेना है और अमोनियम क्लोराइड कुछ भी ले सकते हैं आप। क्रश इट, इसको क्रश करना है एंड पुट इट इन अ चाइना डिश, इसको एक चाइना डिश में रख देना। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चाइना डिश लिया गया है, उसी में से हम लोग रखते हैं। इसके बाद पुट एन इन्वर्टेड फनल, एक फनल आपको लेना है, कीप, इस फनल को आप उल्टा करके यहाँ पर रख सकते हैं। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश, इस प्रकार से आपको रखना है। पुट अ कॉटन प्लग, यहाँ पे आपको कॉटन प्लग लगा देना है ऑन द स्टेम ऑफ द फनल, इसके स्टेम पे आपको एक कॉटन प्लग लगा देना है। तो इस प्रकार से आपको व्यवस्था करना है। आप देख सकते हैं यहाँ इसको हीट किया जा रहा है। तो जब यहाँ हीट किया जाएगा तो आप देख सकते हैं कि सॉलिड से डायरेक्ट यह किस में बदल जाता है, गैसियस स्टेट में बदल जाता है।
तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो अब हम आगे पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से टेम्परेचर का उपयोग करके हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज करते हैं, कैसे सॉलिड को लिक्विड और फिर लिक्विड को गैस में परिवर्तित किया जाता है। तो अब हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर को देखने वाले हैं कि क्या प्रेशर का उपयोग करके भी स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज किया जा सकता है क्या। वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गए, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया या फिर गैसेस हो गए, तो आप देखेंगे कि इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं इनके बीच का डिफरेंस अलग अलग होता है। सॉलिड में यह डिफरेंस बहुत कम होता है, लिक्विड में यह डिफरेंस ज़्यादा होता है और गैसेस में यह जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा होता है। What will happen when we start putting pressure and compress a gas enclosed in a cylinder? क्या होगा जब हम लोग गैस को एक सिलेंडर में रखकर उसको ऊपर से प्रेशर लगा के उसको कंप्रेस करना शुरू करेंगे। विल द पार्टिकल्स कम क्लोजर? क्या पार्टिकल पास पास आ जाएंगे? डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर? क्या आप सोचते हैं कि ये प्रेशर को बढ़ाने या घटाने से मैटर के स्टेट को चेंज किया जा सकता है? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सिलेंडर है और ये पिस्टन लगा हुआ है जिसके द्वारा हम ऊपर से नीचे प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। और यदि हम ऊपर से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकल है वह बहुत आपस में नज़दीक आना शुरू हो गए हैं। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। तो यहाँ पर आप कंक्लूजन देख सकते हैं कि यदि प्रेशर अप्लाई किया जाए साथ में टेम्परेचर को घटाया जाए तो गैस को हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं। तो यही प्रश्न आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि गैस को लिक्विफाई करने के लिए, लिक्विड बनाने के लिए कौन कौन से कंडीशंस आवश्यक हैं। तो अप्लाइंग प्रेशर, उस पर प्रेशर बढ़ाना होगा और उसका टेम्परेचर को क्या करना होगा, कम करना होगा। यदि आप प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर घटाएंगे तो एक गैस लिक्विड में बदल सकता है। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? क्या आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना है? इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। इसको बहुत हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। यदि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर को घटा दिया जाए तो यह डायरेक्टली गैसेस स्टेट में परिवर्तित हो जाता है। विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए यह सॉलिड से सीधे गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। इसीलिए हम लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपने गैसियस फॉर्म में इसका नाम सुना है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में भी होता है, लेकिन जब इस पर प्रेशर लगाया जाएगा तो इसे हम सॉलिड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। तो यहाँ से एक प्रश्न उठता है, व्हाट इज ड्राई आइस? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। तो दूसरा प्रश्न आता है कि सॉलिड CO2 को ड्राई आइस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका रीजन यहाँ पर आपको दिया हुआ है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। यह लिक्विड स्टेट में परिवर्तित हुए बिना डायरेक्ट सॉलिड से गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ लिक्विड स्टेट नहीं आता, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gas. तो आप यहाँ कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर किसी पदार्थ के स्टेट को डिटरमाइन करता है कि या वह सॉलिड होगा
गैस होगा या फिर लिक्विड होगा। यहाँ आप देख सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर दिया गया है जिसे आपको याद कर लेना चाहिए, और यह है इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को कैसे इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है और उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को भी क्या कहते हैं। जैसे मैंने पढ़ाया था आपको, सॉलिड से यदि लिक्विड बनाया जाए तो उसे फ्यूज़न कहते हैं, लेकिन यदि वापस लिक्विड से सॉलिड बनाया जाए तो इस प्रक्रिया को हम लोग सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। तो आप यह जरूर याद कर लें, एग्जाम में कभी भी यह पूछा जा सकता है। फिर आप देख सकते हैं लिक्विड से गैस वेपराइजेशन है, जबकि गैस से वापस लिक्विड आने की प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं। सॉलिड से गैस या फिर गैस से सॉलिड, तो गैस से डायरेक्ट सॉलिड या सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनने की प्रक्रिया को हम लोगों ने सब्लिमेशन टॉपिक में पढ़ा था। तो यह है इंटरकन्वर्जन ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। और अब हम पढ़ने वाले हैं इवापोरेशन। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? क्या हम लोग हमेशा किसी एक मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए हीट या प्रेशर को लगाते हैं? या फिर इस प्रकार से कह सकते हैं कि क्या बिना हीट और प्रेशर को लगाए हुए भी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज किया जा सकता है? तो हम लोगों ने जैसे पिछले सेक्शन में पढ़ लिया है, यदि हम लोग हीट का प्रयोग करें, प्रेशर का प्रयोग करें, तो स्टेट ऑफ मैटर को चेंज किया जा सकता है। कैन यू कोट सम एग्जाम्पल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट? तो क्या आप अपने आम जिंदगी के कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहां पर आप देखेंगे कि एक लिक्विड बिना बॉइलिंग पॉइंट पर आए ही वेपर फेज में बदल रहा है? वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड slowly changes into vapor. Wet close dries up. What happens to water in the above 2 examples? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिया गया है। जब वाटर को आप खुला छोड़ देंगे तो देखेंगे कि वह वेपर में खुद ही चेंज होना शुरू हो जाएगा। जब आप गीले कपड़ों को सुखाते हैं तो आप देखेंगे कि उनमें से पानी वेपर फेज में बदल के उससे उड़ जाएगा। What happens to water in the above 2 example? तो इन 2 एग्जाम्पल में आपने यहाँ हीट ने ना ही हीट दिया और ना ही प्रेशर दिया, फिर भी यह जो वाटर है वो वेपर फेज में बदल रहा है। यह कैसे हो रहा है? वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हम लोगों ने यह पढ़ा है कि जो मैटर के पार्टिकल हैं वो हमेशा मूव करते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हम लोगों ने देखा है कि या तो सॉलिड है, या तो लिक्विड है, या तो गैस है, तीनों में जो पार्टिकल होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होता है। भले ही यह ज़्यादा हो कम हो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी होता है। इन द केस ऑफ लिक्विड्स, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द surface having higher kinetic energy is able to break away from the force of attraction of other particles and gets converted into vapor. तो यहाँ लिक्विड के बारे में बताया गया है। इन द केस ऑफ लिक्विड, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस, एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल जो कि सरफेस पर होता है। जैसे कि मान लें आप इस कंटेनर में यदि वाटर आपने लिया है, तो ये देखिए यह है सरफेस का वाटर। तो इस सरफेस के वाटर में क्या होगा? हैविंग हायर, यहाँ पे जो कुछ पार्टिकल्स होंगे हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, जिनके काइनेटिक एनर्जी कुछ ज़्यादा होंगे, इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल। हम लोगों ने यह पढ़ा है कि ये पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है। लेकिन इस सरफेस पर पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी कुछ इतना ज़्यादा होता है कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे से बंधे नहीं रहते हैं, बल्कि यह इससे दूर हो जाता है, या फिर कहें यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाता है। एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, और यह वेपर में चेंज हो जाता है। दिस फेनोमेना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो यहाँ से आपका सबसे पहला प्रश्न आता है, व्हाट इज इवापोरेशन? तो आपने यहाँ देखा कि हम यहाँ पानी को बॉयल नहीं कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पर वाटर वेपर फेज में बदल रहा है। इसे ही हम कहते हैं इवापोरेशन। द फिनोमेना, यहाँ दिस की जगह द लिख सकते हैं। द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स
at any temperature below its boiling point is called evaporation. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है कि यदि बॉइलिंग पॉइंट के पहले किसी भी टेम्परेचर पर वाटर जो है, या फिर वाटर ना बोल के हम लोग बोले जो लिक्विड है, यदि वो वेपर फेज में बदलना शुरू होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इवापोरेशन. अब हम पढ़ने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन. यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है एग्जाम में. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स इवापोरेशन. वे कौन से फैक्टर्स हैं जो इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं. तो आइए हम लोग एक एक्टिविटी देखते हैं. टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब. 5 ml वाटर आपको एक टेस्ट ट्यूब में लेना है. कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन. इसको आपको फैन के नीचे रखना है या फिर खिड़की के पास में रखना है. टेक 5 ml ऑफ वाटर. अगेन आपको 5 ml वाटर रखना है इन एन ओपन चाइना डिश. एक ओपन चाइना डिश में आपको 5 ml वाटर लेना है. एंड कीप इट नियर अ विंडो, और उसी प्रकार से आपको इसको भी रखना है. टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कपबोर्ड और इन अ सेल्फ इन योर क्लास. और इसको आपको किसी सेल्फ के अंदर रखना है. रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर को आपको रिकॉर्ड करना है. रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवापोरेशन प्रोसेस इन द एबव केसेस. और आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद ये इवापोरेट हो जाएंगे, तो आपको इस कितने दिन लगे इसको आपको रिकॉर्ड करना है. रिपीट द एबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. अब इसी एक्टिविटी को आपको अलग अलग दिनों में करना है. जैसे रेनी डेज में आप कर सकते हैं, आप सूखे के दिनों में जैसे कि गर्मी के दिनों में कर सकते हैं. What do you infer about the effect of temperature, surface area and wind velocity on evaporation? तो आपने जो एक्टिविटी किया, तो क्या आपने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को देखा कि किस प्रकार से टेम्परेचर इवापोरेशन को इफेक्ट करता है. दूसरा, क्या आपने सरफेस एरिया को देखा या फिर विंड के वेलोसिटी को देखा कि किस प्रकार से वह इवापोरेशन को अफेक्ट करता है. चलिए हम देखते हैं. इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें यहाँ भी मिल जाएगा. You must have observed that the rate of evaporation increases with. तो आप देखेंगे कि rate of evaporation बढ़ता है कैसे. An increase of surface area. यदि surface area को बढ़ाया जाए तो evaporation का rate क्या होता है, बढ़ता है. An increase of temperature. यदि temperature को बढ़ाया जाए तो भी evaporation बढ़ता है. A decrease in humidity. यदि humidity का मान कम हो तो भी evaporation का rate क्या होता है, बढ़ता है. एन इंक्रीज इन विंड स्पीड. यदि विंड का स्पीड ज़्यादा हो तब भी इवापोरेशन का रेट क्या होता है, बढ़ता है. तो ये 4 पॉइंट्स आप देख सकते हैं. इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं कि यदि सरफेस एरिया घटा दिया जाए तो इवापोरेशन कम होता है. इसी प्रकार से हम लोग सारे बातों को लिख सकते हैं. तो आइए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं. एन इंक्रीज इन ऑफ सरफेस एरिया. यदि सरफेस एरिया को बढ़ाया जाए तो इवापोरेशन का रेट भी बढ़ता है. ऐसा क्यों होता है. वी नो दैट इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना. यहाँ से भी एक प्रश्न आएगा आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में, इवापोरेशन कैसा फिनोमेना है. तो यह एक सरफेस फिनोमेना है, मतलब ये सरफेस पे काम करता है. यदि आपने वाटर लिया है तो यह सरफेस, इसका जो इवापोरेशन होगा वह सरफेस एरिया से होगा, नीचे से इवापोरेशन नहीं होता है. इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज. फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट. तो आप देख सकते हैं यदि सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाए तो इवापोरेशन ज़्यादा होता है. जैसे यदि आपको कपड़े में से पानी को हटाना है, इवापोरेट कराना है, तो आप क्या करते हैं, कपड़े को पसारते हैं, फैलाते हैं. ऐसा नहीं कि कपड़े को आप सिकोड़ते हैं. इसके बाद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट. इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, चूँकि यह सरफेस फिनोमेना है, जो पार्टिकल्स हैं उसके काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाते हैं और वह उस सरफेस से वहाँ से वेपर फेज में हटना शुरू हो जाता है. तो यहाँ से भी प्रश्न आपको आता है कि आखिर टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इवापोरेशन क्यों बढ़ता है. तो बड़ा ही आसान सा आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है. With the increase of temperature, more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state.
ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जिससे कि वह वेपर स्टेट में बदलना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या है? यहाँ से एक पहला प्रश्न आएगा, ह्यूमिडिटी क्या है? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर। जो एयर में वाटर का अमाउंट प्रेजेंट होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। तो आप देखेंगे कि बरसात में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और गर्मी के दिनों में ह्यूमिडिटी बहुत कम होता है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डिफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेज। तो आप देखेंगे कि ये जो ह्यूमिडिटी है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल कितना एयर में है, उसे ही हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। यदि पहले ही से वाटर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड रहेगा तो और वाटर को वह एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका एक कैपेसिटी होता है। यही कारण है कि बरसात के दिनों में इवापोरेशन का रेट कम होता है, क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, और गर्मी के दिनों में इवापोरेशन का रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि उस समय पे ह्यूमिडिटी कम होता है। एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। तो अब हम देखते हैं कि विंड स्पीड का इवापोरेशन पे क्या असर पड़ता है। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि जैसे जैसे विंड का स्पीड बढ़ेगा इवापोरेशन बढ़ेगा, विंड का स्पीड घटेगा तो इवापोरेशन घटेगा। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ ड्राई फास्टर ऑन विंडी डेज। तो जब हवा वाले दिन होते हैं तो जो कपड़े होते हैं वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। विद द इंक्रीज इन विंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यदि विंड का स्पीड ज़्यादा होता है तो हवा के साथ ही वाटर के मॉलिक्यूल डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो कि इवापोरेशन के रेट को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। इवापोरेशन के कारण कूलिंग इफेक्ट आता है, तो यह कैसे आता है? तो यहाँ पर एक प्रश्न आपको एग्जाम में आ सकता है कि जब भी इवापोरेशन होता है तो वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट आता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग। यदि एक ओपन वेसल में आप लिक्विड को रखेंगे तो वह लगातार इवापोरेट होता रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवापोरेशन। इवापोरेशन के दौरान कुछ एनर्जी लूज किया जाता है। इस कारण से जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वह वापस उस एनर्जी को सराउंडिंग से एब्जॉर्व करते हैं। तो यदि वो एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्व करेंगे तो वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल। तो जैसे ही पार्टिकल बाहर के गर्मी को, बाहर के एनर्जी को, बाहर के हीट को एब्जॉर्व करेंगे तो वहाँ पे कैसा इफेक्ट पैदा होगा? कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा। तो यही इसका आंसर है, आप इसको लिख सकते हैं। कुछ आम जिंदगी में भी होने वाले कूलिंग इफेक्ट को यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। आपने देखा होगा कि जब आप नेल पॉलिश रिमूवर को अपने पाम पर रखते हैं तो आपको बड़ा ठंडा ठंडा लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर भी इवापोरेशन होता है और इससे कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवापोरेट काउजिंग द पाम टू फील कूल। तो जैसे ही आप एसीटोन को अपने पाम पर रखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? यह जो एसीटोन है आपके पाम से और सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्व करना शुरू कर देगा, या फिर कहें तो हीट को एब्जॉर्व करना शुरू कर देगा और इसमें इवापोरेशन होगा। तो जैसे ही ये सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्व करेगा तो वहाँ पे कैसा इफेक्ट पैदा होगा? ठंडा इफेक्ट पैदा होगा। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपुल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड। तो आपने देखा होगा कि बहुत गर्मी के दिनों में लोग अपने छत पर पानी का फुहारा डालते हैं, या फिर अपने ग्राउंड में भी पानी का फुहारा डालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से यह प्रश्न भी हो सकता है, दो प्रश्न, कि क्यों एसीटोन को अपने पाम पर रखा जाता है तो वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट होता है। दूसरा, गर्मी के दिनों में क्यों छत पर और ग्राउंड में पानी को स्प्रिंकल किया जाता है। ये दो प्रश्न हो सकते हैं। इसका आंसर आप देख सकते हैं, बिकॉज
द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। तो इस लाइन को आपको अच्छा से समझना होगा। देखिए, सबसे पहले वाटर ले लेंगे, यह है वाटर, और वाटर बोलता है कि इसका लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लार्ज होता है। तो अब समझेंगे कि वाटर का लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है। बड़ा ही सिंपल है कि वाटर यदि लिक्विड स्टेट में है, किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में, तो लिक्विड स्टेट से फिर यह किस स्टेट में जाएगा, वेपर स्टेट में जाएगा। तो लिक्विड स्टेट से यदि वेपर स्टेट में जाता है, तो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाने के लिए इसको कुछ एनर्जी चाहिए। लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाने के लिए इसको एनर्जी चाहिए। तो यह एनर्जी कहाँ से आता है, तो जब हम पानी यहाँ स्प्रिंकल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब पानी को सरफेस पे स्प्रिंकल किया जाता है तो पानी भाप बनता है और वो गर्मी को यहाँ से क्या कर लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा। इस सरफेस से हीट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा। इस कारण से यह सरफेस क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। तो इस आंसर को आप यहाँ से लिख सकते हैं, बिकॉज लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। हॉट सरफेस को यह कूल करने में मदद करता है। कैन यू साइट सम मोर एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ वेयर वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवापोरेशन। तो इवापोरेशन के कारण बहुत सारे ऐसे इफेक्ट हैं जिसके कारण कूलिंग इफेक्ट होता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, कुछ और उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। ड्यूरिंग समर we perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool। गर्मी में आप देखे होंगे कि आपको बहुत पसीना आता है क्योंकि हमारा बॉडी कूल रहना चाहता है। इस कारण से यह बहुत सारा पसीना हमारे बॉडी से बार बार निकालता है। We know that during evaporation the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि यदि इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन में क्या होगा कि वह जो लिक्विड है सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा, या फिर बोले तो एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा। तो वो जो सराउंडिंग है वहाँ तो कूलिंग इफेक्ट आएगा ही आएगा। और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर, और वह जो लिक्विड है वह किस चीज़ में बदल जाएगा, वेपर में बदल जाएगा। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। तो यहाँ भी वही बात लिखा है जो मैंने पहले बताया है। The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body। तो जो लिक्विड है उसको वेपर में बदलने के लिए जितना हीट का जरूरी है उतना ही हीट हमारे बॉडी से एब्जॉर्ब हो जा रहा है। इस कारण से हमारा बॉडी कैसा फील कर रहा है, कूल फील कर रहा है। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवापोरेशन। कॉटन के कपड़े को गर्मी में पहनना बहुत ही आरामदायक होता है क्योंकि कॉटन क्या करता है, यह शरीर के पानी को एब्जॉर्व कर लेता है और जो बाहर का इन्वायरमेंट है वह उसको वहां पर उसका इवापोरेशन हो जाता है, जिस कारण से हमें कूलिंग इफेक्ट का एहसास होता है। यही कारण है कि गर्मी में हम लोग कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। तो यहाँ से इसका आंसर आप देख सकते हैं, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। इसका आंसर आप कर सकते हैं। Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? तो आइस कोल्ड वाटर को यदि आप ग्लास में रखे हैं तो आप देखेंगे कि बाहर से कुछ आपको वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे। या फिर सबसे अच्छा है कि एक बॉटल है, प्लास्टिक का बॉटल, उसमें आपने बर्फ़ यदि जमाया है तो आप उसको यदि छोड़ते हैं कुछ देर के लिए तो देखेंगे कि बाहर बहुत पानी का बूंद आपको देखने को मिलेगा। तो क्या ये पानी के बूंद इस बॉटल से बाहर जा रहे हैं क्या, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। तो यह डायरेक्ट प्रश्न है, इसको भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। एक ग्लास में आप आइस कोल्ड वाटर ले लें या फिर जैसा मैंने बताया बॉटल में भी ले सकते हैं। सून वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर और बॉटल। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted into liquid state which we see as water droplets। तो जैसे ही हवा इस ठंडे बर्तन या फिर बोले ठंडे वेसल के संपर्क में आता है तो वह वाटर वेपर जो है वह वाटर के ड्रॉपलेट्स में परिवर्तित हो जाता है।
क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि वाटर वेपर को यदि उसको उसमें से हीट निकाल दिया जाए या बोले कि उसको ठंडा कर दिया जाए तो वह क्या बदल जाएगा, वह वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाएगा। तो वही प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। हवा में मौजूद जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वह इस ठंडे बर्तन के संपर्क में आकर वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जा रहे हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका आंसर आप इस प्रकार से कर सकते हैं। नाउ साइंटिस्ट आर टॉकिंग ऑफ 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी तक हम लोगों ने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ लिया, लेकिन साइंटिस्ट 5 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं। तो 3 तो आप पहले ही से जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, प्लाज्मा एंड बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट, ये है चौथा और पांचवा। तो आइए हम लोग एक एक को देखते हैं। यह प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर है। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। तो ये जो प्लाज्मा स्टेट है इसमें जो पार्टिकल होते हैं वह सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ से आप प्रश्न देख लें, प्लाज्मा में पार्टिकल किस स्टेट में होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। द स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। तो ये आपको ज़्यादा अभी समझ में नहीं आएगी, आगे के चैप्टर्स आप जैसे ही पढ़ लेंगे एटम तो आपको यह फिर समझ में आएगा। These particles are in the form of ionized gases। तो इसमें पार्टिकल आयोनाइज्ड गैसेस के रूप में पाए जाते हैं। तो यह आयोनाइजेशन कैसे होता है यह भी आगे के चैप्टर में आप देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि प्लाज्मा फॉर्म में पार्टिकल किस प्रकार से होते हैं। द फ्लोरेसेंट ट्यूब जो कि आपके घरों में लगा होता है, एंड द नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। तो यहाँ से एक प्रश्न और आएगा, 2 उदाहरण दीजिए जिसके अंदर प्लाज्मा स्टेट पाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब जो हमारे घरों में लगा होता है, एंड नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। इसमें जो मैटर है वह प्लाज्मा स्टेट में पाया जाता है। Inside a neon sign bulb there is neon gas, and inside a fluorescent tube there is helium gas or some other gas। तो यहाँ से भी आप एक प्रश्न देख सकते हैं कि जो नियॉन साइन बल्ब होता है उसके अंदर क्या गैस भरा होता है, तो नियॉन गैस भरा होता है। और हमारे घरों में जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है उसमें क्या गैस भरा होता है, तो यूजुअली हीलियम गैस या कुछ अदर गैसेस भी भरे जा सकते हैं। द गैस गेट्स आयोनाइज्ड, that is gets charged when electrical energy flows through it। तो अब आप देखेंगे कि ये प्लाज्मा स्टेट कैसे आता है। तो इसमें जो गैस भरे होते हैं उसके एटम आयोनाइज हो जाते हैं, दैट इज गेट्स चार्ज। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आयोनाइज्ड पार्टिकल क्या होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल क्या होते हैं। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये एटम जब आप पढ़ेंगे तो तब आपको समझ में आएगा। तो थोड़ा आप इंतज़ार करें। लेकिन मैं बता देता हूँ कि यहाँ जो एटम्स हैं वो आयोनाइज्ड हो जाएंगे या फिर क्या हो जाएंगे, चार्ज्ड हो जाएंगे। कब? जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्लोइंग। जब ये पार्टिकल चार्ज हो जाएंगे तो प्लाज्मा क्या करेगा, ग्लो करेगा इनसाइड द ट्यूब और बल्ब। इसी कारण से हमारे घर में ये जो ट्यूब होते हैं वह जलता है या फिर कहें तो ग्लो करता है। द प्लाज्मा ग्लोज विथ अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस। ये जो प्लाज्मा है वह ग्लो करता है विथ स्पेशल कलर, और यह कलर किस पे डिपेंड करता है, ऑन द नेचर ऑफ गैस, किस प्रकार का गैस वहाँ यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ से एक प्रश्न आ सकता है, यह जो प्लाज्मा स्टेट है कैसे आता है। तो आप देख सकते हैं कि जब ये गैसेस आयोनाइज होते हैं तो वे सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स के रूप में बदल जाते हैं, और यही स्टेट प्लाज्मा का स्टेट है। द सन एंड द स्टार्स ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। तो यहाँ से भी यह प्रश्न आ सकता है कि सन या फिर स्टार ग्लो क्यों करते हैं। तो द सन एंड द स्टार ग्लो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम। तो उनमें प्लाज्मा स्टेट पाया जाता है, इस कारण से वो ग्लो करते हैं। तो अब एक और प्रश्न उठता है कि स्टार में और सन में
एनर्जी का क्या सोर्स है, तो ये आपको क्लास 10th में समझ में आएगा। वही मैं आपको बताऊंगा कि इनके एनर्जी का सोर्स है न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन। हाइड्रोजन जब आपस में मिलता है तो हीलियम का फॉर्मेशन करता है, और यही इनकी एनर्जी का सोर्स है जो कि आप 10th क्लास में पढ़ेंगे। द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। तो स्टार में बहुत हाई टेम्परेचर होने के कारण वहाँ पार्टिकल्स कैसे स्टेट में होते हैं, बहुत ही सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, या फिर बोलें तो प्लाज्मा स्टेट में पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अब हम आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। इन 1920 इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस had done some calculation for the fifth state of matter. Building on his calculation, Albert Einstein predicted a new state of matter. तो आप देख सकते हैं 1920 में इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने कुछ कैलकुलेशंस किए थे फॉर फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। बिल्डिंग ऑन हिज कैलकुलेशन, उन्हीं के कैलकुलेशन के आधार पे अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक नए स्टेट ऑफ मैटर को प्रेडिक्ट किया था। उन्होंने बोला था कि एक नया स्टेट ऑफ मैटर हो सकता है, द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और इस नए स्टेट ऑफ मैटर का क्या नाम था? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। इन 2001 एरिके, कॉर्नेल वोल्फगैंग केटरले एंड कार्ल ई वेमैन of USA received a Nobel Prize for achieving Bose-Einstein condensation। तो आप देख सकते हैं इन वैज्ञानिकों का नाम लिखा हुआ है जिन्हें बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन के लिए नोबेल प्राइज मिला। द BEC इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। तो आपको यह प्रश्न अब आएगा कि BEC का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो लो डेंसिटी के गैस को यदि कूल किया जाए तो BEC प्राप्त होता है, BEC का स्टेट प्राप्त होता है। तो लो डेंसिटी कितना होना चाहिए यह बताया जाता है यहाँ पर। तो लो डेंसिटी कितना होगा यह यहाँ पर बताया गया है, अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ एयर। तो जो नॉर्मल एयर है उसकी डेंसिटी का लगभग 100,000 भाग इसका डेंसिटी होना चाहिए, इतना कम डेंसिटी होना चाहिए टू सुपर लो। तो इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, यहाँ पर एक साइट का नाम बताया गया है वहाँ पर से। तो यह था आपका चैप्टर 1, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।